तो हमने पढ़ा था रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है हमारा, वो टाइप 3 और 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का। टाइप 3 और 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर आता है बाहर से, फॉरेन पार्टिकल होता है। तो क्या होता है, सपोज ये हमारी एंटीबॉडी है, तो इसके ऊपर क्या क्या होगा, एक एंटीजन ऐसे आके लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये दोनों चीजें जो होती हैं, हमारी एंटीबॉडी और हमारा एंटीजन दोनों, ये जो हमारे टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू में जाके स्टोर हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे टिश्यू भरता जाता है, और टिश्यू डैमेज हो जाता है हमारा। इसीलिए रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है, चीफ कंप्लेंट होती है कि मेरे को सूज सूज गया, मेरा ये वाला जॉइंट सूज गया, या फिर मुझे इधर पेन हो रहा है। क्यों पेन होता है या क्यों सूजता है, इन्फ्लेमेशन इसीलिए होती है क्योंकि क्या हो जाता है, एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है वो भर जाता है टिश्यू में, इस वजह से सूजन हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़े थे ड्रग्स फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले आता है हमारा अक्यूट आर्थराइटिस। तो कहीं पर भी अगर अक्यूट वर्ड आ जाता है, तो अक्यूट का मतलब होता है कि वो जो भी दिक्कत है हमारी, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अक्यूट और क्रॉनिक में एक यही मेन डिफरेंस होता है। क्रॉनिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी बीमारी हमें हुई है वो बहुत लंबे टाइम तक है, वो बहुत क्रॉनिक है। और अक्यूट का मतलब है वो छोटी पीरियड ऑफ टाइम के लिए है वो बीमारी। तो अक्यूट आर्थराइटिस का मतलब है कि भी छोटे पीरियड के लिए है वो बीमारी। तो अक्यूट आर्थराइटिस में हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब भी हम ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेंगे, तो उन्हें जो भी दिक्कत होगी, अगर पेशेंट बोलेगा मुझे पेन हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से उसको पेन किलर देंगे। अगर वो बोलेगा कि मेरा ये वाला एरिया जो है वो सूज गया है, तो हम उसके हिसाब से उसको एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। मतलब पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। इसीलिए इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके अंदर आ जाती है हमारी जितनी भी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती हैं। क्योंकि अक्यूट आर्थराइटिस जो होती है वो इन्फ्लामेशन से शुरू होती है। पहले इन्फ्लामेशन होगी थोड़ी सी, उसके बाद धीरे धीरे करके जॉइंट में पेन होने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो बोन है, वहाँ की जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बोन हमारी जो है वो खत्म होती जाएगी धीरे धीरे करके। तो अक्यूट आर्थराइटिस में सबसे पहला सिम्टम होता है इन्फ्लामेशन का, सूजन हो जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनसेड्स। एनसेड होती है हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एनसेड्स जो होती है हमारी, वो नॉन स्टेरॉयडल होती हैं, मतलब उनके अंदर स्टेरॉयड नहीं होते, तो वो सेफ होती हैं, हम दे सकते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, नाम से पता चल रहा है कि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही है तो ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती हैं। अब इस केस में क्या है कि हम लोग पैरासीटामोल नहीं दे सकते, क्योंकि जो काम हमारी एनसेड्स करती हैं उतने अच्छे तरीके से हमारा पैरासीटामोल नहीं कर पाती। पैरासीटामोल जो होती है उसका पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है बॉडी पे। मतलब अगर कहीं पे भी हमें इन्फ्लामेशन हो रही है बहुत अच्छी खासी, तो उसमें हम अगर हम पैरासीटामोल देंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जितना हमारी बाकी के एनसेड्स का आ जाता है। तो उसमें हमने एनसेड्स के बहुत सारे ड्रग्स पढ़े थे। पेरोक्सीकैम था एक, दूसरा एस्पिरिन था, तीसरा इंडोमिथासिन, चौथा डाइक्लोफेनाक। ऐसे ही जितनी भी हमारी एनसेड्स होती हैं, ये उनके 4 एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई भी बंदा इन एनसेड्स से रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब तो यही पता होगा कि इसमें हमारा कोई भी अगर पेशेंट है, वो इनमें से कोई भी दवाई खाएगा तो ये मेडिसिन उस पर असर नहीं करेगी। मतलब कि अगर कोई भी बंदा ये मेडिसिन लेगा, तो एक हमारी बॉडी जो होती है ना, वो एक मेमोरी डेवलप कर लेती है मेडिसिन के लिए। तो क्या होता है कि अगर हमारे पेशेंट की बॉडी में मेमोरी डेवलप हो गई इस दवाई से, तो क्या होगा कि जब भी हम ये दवाई अगली बार पेशेंट को देंगे तो वो असर नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मेमोरी डेवलप हो गई है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट हो गई है हमारी बॉडी, असर नहीं करेगी वो मेडिसिन। तो अगर एनसेड से कोई भी पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उस केस में फिर हम स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। और जो भी हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं वो हम ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ओरली देंगे तो क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। अब एनसेड्स में हम देते हैं, एनसेड्स में अब आजकल हम देते हैं कॉक्सिब्स। जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके लास्ट में से कॉक्सिब होता है, वो मेडिसिन हम देते हैं। क्यों देते हैं हम कॉक्सिब्स, क्योंकि ये जो होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी आर्थराइटिस का पेशेंट है, हमें उसको दवाई देनी है। और ये जो दवाइयाँ होती है आर्थराइटिस के पेशेंट्स की, वो थोड़े लंबे टाइम तक चलती हैं। तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम कोई भी दवाई किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो इवेंचुअली वो दवाई उसके
पेट पे इफेक्ट करेगी, उसके जो जीआई ट्रैक्ट है उस पे असर करेगी। तो कॉकसिप जो होती है वो हम इसलिए आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर होने के कम चांसेस होते हैं इसमें। फिर उसमें दवाई बताई थी न्यूकोट्री 90 mr, 90 और न्यूकोट्री MR, ये दवाई हमारी आती है जो। उसके बाद और भी मेडिसिन थी हमारी, जैसे कि प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ट्राई एम्सिनोलोन दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। पहले तो हमने क्या कर दिया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, पेशेंट आया कंप्लेंट लेके कि उसको सूजन हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने इन्फ्लामेशन की दवाई दे दी। अब आता है हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिवियर आर्थराइटिस हो गया है और उसके अंदर क्या हो गया है, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है। जो भी हमारा जॉइंट है, फॉर एग्जांपल हाथों के जो ये जॉइंट होते हैं हमारे, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, यहाँ के जॉइंट होते हैं, और जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है, हमारे जो नी जॉइंट है, उनमें जब डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाए, बहुत सिवियर केस पे आर्थराइटिस हो जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, डी मार्ट्स देते हैं। ये डी मार्ट्स जो होती हैं ये स्पेशली रूमेटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं, जो हम स्पेशली आर्थराइटिस के ही पेशेंट्स को देते हैं। डी मार्ट्स की फुल फॉर्म होती है हमारी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर हम किसी भी बंदे को डी मार्ट आज देंगे तो उसका असर कब आएगा, 1 महीने के बाद आएगा। तो एक क्वेश्चन था कि अगर हम किसी भी हम अक्यूट आर्थराइटिस के पेशेंट को डीमार्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो अक्यूट आर्थराइटिस का मतलब मैंने क्या बताया था, कि उसको बहुत छोटे टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आर्थराइटिस है और उसको इन्फ्लामेशन है सिर्फ। तो उस केस में अगर हम डीमार्ट देंगे तो वो असर तो हमें 1 महीना बाद आना शुरू होगा उस दवाई का। इतनी देर में तो जो अक्यूट आर्थराइटिस है वो तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और क्रॉनिक हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, अक्यूट आर्थराइटिस में हमें इमीडिएटली एक्टिंग मेडिसिन चाहिए होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम डीमार्ट नहीं देंगे, इस केस में हम एनसेड्स देते हैं। फिर डीमार्ट जो होती है हमारी, वो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी थी। एक हमारी कन्वेंशनल डीमार्ट्स होती हैं, दूसरी हमारी बायोलॉजिक्स डीमार्ट होती हैं। कन्वेंशनल डीमार्ट्स जो होती हैं ये हमारी पुरानी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी हमारी ओल्डर ड्रग्स है, पुरानी ड्रग्स हो गई हैं, वो हमारी कन्वेंशनल डीमार्ट में आती हैं। और बायोलॉजिक्स जो होती है ये हमारी नई ड्रग्स हैं, न्यू ड्रग्स। जो हमारी कन्वेंशनल डीमार्ट्स होती हैं ये हम ओरली देते हैं, और जो हमारी बायोलॉजिक्स वाली डीमार्ट होती हैं ये हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। पर हर एक चीज का एक एक्सेप्शन होता है, वैसे ही जो हमारी बायोलॉजिक्स है उनका भी एक एक्सेप्शन है, जैक इनहिबिटर। क्योंकि ये जैक इनहिबिटर हम सिर्फ ओरली दे सकते हैं, पर ये आती बायोलॉजिक्स में ही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कन्वेंशनल ड्रग्स। कन्वेंशनल ड्रग्स को याद रखने का तरीका है मल्लिका सहरावत पागल सी। तो उससे हम याद रख सकते हैं इसको। मल्लिका का एम जो है दैट स्टैंड्स फॉर मेथोट्रेक्सेट। सहरावत का एस जो है उससे हम उसका नाम है सल्फासेलाजाइन। फिर पी से आता है हमारा पेनिसिलामाइन। ए से आता है हमारा एजाथियोप्रिन। जी से आता है हमारा गोल्ड। एल से आता है हमारा लेफ्लुनामाइड। सी से आता है हमारा क्लोरोक्वीन या फिर हाइड्रोक्लोरोक्वीन। तो ये कन्वेंशनल ड्रग्स को याद करने का तरीका है। अभी सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिक्स जो होते हैं हमारी, बायोलॉजिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये एंटी TNF अल्फा, एंटी इंटरल्यूकिन 6, एंटी CD20, इंटरल्यूकिन 1, रिकॉम्बिनेंट और ये जैक इनहिबिटरी, इनका क्या मतलब है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये हमारा सेल है, हमारा सेल जो होता है ना उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो हमारे सेल की सरफेस होती है, उस पे कई सारी चीजें लगी होती हैं। तो ये वही चीजें हैं, किसी पे एंटी TNF लगा होगा, किसी पे इंटरल्यूकिन 6 लगा होगा, किसी पे एंटी CD20 लगा होगा। ये सारी चीजें हमारी सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होती हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन हम यूज करते हैं। जैसे एंटी TNF अल्फा किसी भी सेल पे लगा हुआ है और किसी भी इंसान को आर्थराइटिस है, पर वो आर्थराइटिस इसकी वजह से है, एंटी TNF अल्फा की वजह से है। तो उस केस में फिर हम ये ड्रग्स देते हैं। किसी को अगर एंटी इंटरल्यूकिन 6 से प्रॉब्लम है तो हम ये वाली ड्रग्स देंगे। तो अलग अलग उनकी क्या हो जाती है, कैटेगरी हो जाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी एंटी TNF अल्फा। एंटी TNF अल्फा को याद करने का तरीका है आइस एज, ICAGE। तो आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लिक्सीमैब। सी से होता है हमारा सर्टोलिजुमैब। ए से आता है हमारा अडेलीम्यूमैब। जी से आता है हमारा गोलीम्यूमैब।
और ई से आता है हमारा इटर्नीसेप्ट। तो ये सारी दवाइयां किस में आएंगी, हमारी एंटी टीएनएफ अल्फा में आएंगी, जो बायोलॉजिक्स का पार्ट है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी, एंटी इंटरल्यूकिन 6। एंटी इंटरल्यूकिन 6 जो होती है वो हमारी टी और एस वाली मेडिसिन होती है, जितनी भी होती हैं। टी से होता है हमारा टोलिसिज्यूमैब, एस से होता है हमारा सारील्यूमैब। ये सारी इंजेक्शन से हम देते हैं। फिर हमारी आती है तीसरा, एंटी CD20। ये इसमें हमारी एक ड्रग आती है रिटुक्सीमैब। फिर एंटी इंटरल्यूकिन 1, इसमें आती है हमारी अनाकिनरा। फिर रिकॉम्बिनेंट CTLA-4 में आती है हमारी अबैटेसेप्ट। फिर आते हैं हमारे जैक इनहिबिटर। ये क्या थे, हमारे एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्यों थे, क्योंकि अभी हमने इतने सारे देखे हैं। ये सारे हम कैसे दे रहे हैं, ये सारे हम इंजेक्शन से दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा जैक इनहिबिटर है, ये इकलौती ऐसी दवाइयां हैं जो हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। इसलिए ये एक्सेप्शन में आती हैं। अब जैक इनहिबिटर जो होती है, उसमें आती है हमारी तीन दवाइयां, टोफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब और उपाडिसिटिनिब। जो हमारी टोफासिटिनिब है, ये हमारी आती है जिनकास्ट निब के नाम से आती है, जो हमारी 5 mg होती है। इसमें दिख नहीं रहा है, येलो कलर से है, ये लिखा यही हुआ है जिनकास्ट निब। तो ये जेनकास्ट निब जो है बेसिकली हमारी मेडिसिन, ये किस पे एक्ट करती है, टोफासिटिनिब के नाम से है। और ये एक्ट किस पे करती है, जैक इनहिबिटर पे एक्ट करती है। अब मैनेजमेंट ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस में अगर किसी भी बंदे को माइल्ड होता है, माइल्ड रूमेटाइड अर्थराइटिस का मतलब है कम, मतलब ज्यादा, वो ज्यादा अच्छे सिम्टम्स नहीं है, इतना ज्यादा सिवियर नहीं है, बहुत थोड़ा नॉर्मल है, मॉडरेट सा है। तो उस केस में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के साथ हम क्या दे सकते हैं, सल्फासेलाजाइम दे सकते हैं उसको। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के साथ मेथोट्रेक्सेट भी दे देते हैं। ये दोनों दवाइयां दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी देते हैं और ऐसे अलग अलग भी दे सकते हैं। किसी बंदे को अगर बहुत ज्यादा सीवियर आर्थराइटिस है, मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला आर्थराइटिस होता है, जो थोड़ी लास्ट वाली कंडीशन होती है, मतलब तीन चीजें होती हैं, एक होता है अर्ली आर्थराइटिस, एक होता है माइल्ड आर्थराइटिस, एक होता है सीवियर। सीवियर वाला जो होता है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं, मेथोट्रेक्सेट देते हैं। मेथोट्रेक्सेट हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीवियर आर्थराइटिस में। अगर कोई भी बंदा जैसे मेथोट्रेक्सेट से रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि सीवियर आर्थराइटिस है, वो बंदे का ठीक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर डेथ हो सकती है अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया। तो सेवियर आर्थराइटिस में अगर कोई भी बंदा मेथोट्रेक्सेट से रेजिस्टेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिक्स देते हैं। अभी हमने इतने सारे बायोलॉजिक्स पढ़े, उसमें टोफासिटिनिब था, मैब वाली जितनी दवाइयां थी, वो सारी मेडिसिन में से हम कुछ भी दे सकते हैं। मेनली हम प्रेफर करते हैं एंटी TNF अल्फा वाली, जो एकदम आइसिस। स्टार्टिंग वाली थी। हाँ, आइसेज वाली जो थी, जो मैंने याद करने का तरीका बताया था, आइसेज वाली, ये हम दे सकते हैं पेशेंट को, अगर मेथोट्रेक्सेट से रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट, तब देना है। अब हम बात कर लेते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस इन प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, अगर वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और उसको आर्थराइटिस है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, उस केस में भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, लेडी आई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हिस्ट्री ली, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स थी कि क्या कहते हैं, उसको इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रही है और उसको पेन हो रहा है। तो ये क्या है, पेशेंट की सिम्टम्स हैं जो वो बोल रही है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसको दवाई देंगे। इस केस में हम उसको डीमार्ट नहीं देंगे, उस केस में हम इसको एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, और उसको हम पेन किलर देंगे क्योंकि उसको पेन हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दिया हमारी प्रेग्नेंट लेडी को। इसके अंदर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एनसेड्स होती हैं, एनसेड्स हमारी सेफ होती हैं। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल को हमें डीमार्ट अवॉइड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सबसे, अगर तब भी हमारी जो पेशेंट है वो सिवियर आर्थराइटिस की पेशेंट है, तो उस केस में क्या है कि सिवियर आर्थराइटिस में एनसेड्स जो है वो इतनी यूजफुल नहीं होती, डीमार्ट्स ही देनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसी कोई पेशेंट आती है जिसको डीमार्ट हमें देनी ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर जो बच्चा है हमारा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस केस में हम कौन सी दवाई देते हैं, सबसे सेफेस्ट, डीमार्ट अगर देनी भी है, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, एनसेड देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो हाइड्रोक्लोरीन दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्वीन दे सकते हैं।
अब हमारी जो मेथोट्रेक्सेट होती है, ये हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं देनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को, प्रेग्नेंट फीमेल को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। अब हम एक एक करके सारे ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी मेथोट्रेक्सेट, जो हमारी सबसे ज्यादा मेन ड्रग होती है, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हम बहुत कॉमनली देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये एक्ट कैसे करती है। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है, उसमें क्या होता है कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हमारा क्या है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी मेथोट्रेक्सेट होगी, ये हमारे लिम्फोसाइट्स को किल कर देगी। क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स हमारा खराब होगा, बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कौन देखता है, वो हमारे लिम्फोसाइट देखते हैं। तो अगर कोई भी डिजीज हमारा एंटी इम्यूनिटी वाला ड्रग है, हमारा कोई भी अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो किस चीज से हो रही है, लिम्फोसाइट से हो रही है। हमारी बॉडी में क्या है, लिम्फोसाइट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही हमारे नॉर्मल सेल्स को खा रहा है। तो इस केस में अगर हम लिम्फोसाइट्स को ही किल कर दें, तो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है उस केस में। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो ठीक रहे। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट का दूसरा एक्शन होता है कि ये एंटीफोलेट होती है। एंटीफोलेट का क्या मतलब है, अगर कहीं पर भी एंटी वर्ड लग जाता है, तो इसका मतलब होता है अपोजिट। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको हम फॉलिक एसिड क्यों देते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होती है उससे। अगर फॉलिक एसिड हम फीमेल प्रेग्नेंट को नहीं देते, तो क्या होता है कि बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे में, जैसे हार्ट प्रॉपरली नहीं बनेगा, मेंटली रिटार्ड होगा वो बच्चा, जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं। तो अब जो हमारा मेथोट्रेक्सेट होता है, ये क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा, हमारे फॉलिक एसिड के एक्शन को ही रोक देगा। इसीलिए एक चीज मैंने बोली थी ऊपर, कि मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी किसी भी हालत पे नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये क्या करेगा, फॉलिक एसिड बनने नहीं देगा बॉडी में, और फॉलिक एसिड हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। तो इसका क्या है, एंटीफोलेट एक्शन है। ये क्या करेगा, फॉलिक एसिड को काम नहीं करने देगा हमारी बॉडी में, इनहिबिट कर देगा उसका एक्शन। अब दूसरा क्या है, ये सबसे ज्यादा, ये तो थी उसके साइड इफेक्ट कि प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, एंटीफोलेट एक्शन होता है ये सब। अब ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है हमारी रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए। और सबसे ज्यादा सीवियर आर्थराइटिस में ही हमें पेशेंट्स को ये देनी चाहिए। पहले तो हमें एनसेड्स ही देनी चाहिए पेशेंट को, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। बट अगर बहुत ज्यादा सीवियर आर्थराइटिस है, फिर उस केस में हमें डीमार्ट देनी चाहिए। डीमार्ट में भी कौन सी वाली, मेथोट्रेक्सेट। अब ये जो होता है हमारा मेथोट्रेक्सेट, ये मेथोट्रेक्सेट जो है इसका असर भी 1 महीने बाद आता है। अगर हम ये दवाई आज देंगे पेशेंट को, तो 1 महीने बाद इसका असर आएगा। तो हमें ये अक्यूट आर्थराइटिस के पेशेंट्स में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि असर ही 1 महीने बाद आएगा, तो क्या फायदा देने का दवाई। अब इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 10 से लेके 25 मिलीग्राम पर वीक होनी चाहिए। मतलब एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ हम 10 से 25 मिलीग्राम ही दे सकते हैं। सबसे ज्यादा लो डोज देनी चाहिए मेथोट्रेक्सेट की। देन हमारी जो मेथोट्रेक्सेट है उसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं। जितने भी हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं हम उन्हें भी मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। कैंसर बहुत डेडली डिजीज होता है, तो इसीलिए इसको हम हाई डोज में देते हैं कैंसर पेशेंट्स में। हमें ये देनी होती है 100 मिलीग्राम पर डे। तो कैंसर में हम इसको हाई डोज में देते हैं, और जो हमारा आर्थराइटिस होता है उसमें हम मेथोट्रेक्सेट बहुत लो डोज में देते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है मेथोट्रेक्सेट के। किसी भी इंसान को अगर हम ये देते हैं दवाई, उस बंदे को मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब होता है कि अनीमिया बिकॉज ऑफ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। और अभी हमने पढ़ा कि मेथोट्रेक्सेट क्या है, फॉलिक एसिड का एक्शन बिल्कुल रोक देता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें देनी भी पड़ रही है ये दवाई किसी भी पेशेंट में, तो हमें उसका CBC चेकअप करवाना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप हमें उसका करवाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि उसको अनीमिया तो नहीं हो रहा दवाई लेने से। दूसरा क्या है, हिपैटोटॉक्सिक होती है ये ड्रग। इसका मतलब है कि हमारे लिवर पे बहुत ज्यादा असर डालती है। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को ये दे रहे हैं, हमें CBC करवाना है, साथ के साथ हमें LFT भी कराना पड़ेगा उसके लिवर फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए।
उसके बाद आता है हमारा इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसका मतलब है कि जो लंग्स होते हैं हमारे, हमारे लंग्स के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इससे, फाइब्रोसिस हो सकता है उनमें। तो इस केस में लंग्स को एग्जामिन करने के लिए हम कौन सा चेकअप कराते हैं? चेस्ट एक्सरे कराते हैं। एंड दूसरा मैंने क्या बताया था कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी नहीं देना होता। प्रेगनेंसी हो गई 9 महीने नहीं देना, लेकिन लैक्टेशन के टाइम पर भी नहीं देना, क्योंकि हमें पता है कि अगर मदर कुछ भी खाती है तो उसके मिल्क से जो भी ड्रग वो खा रही है उसका असर बेबी में जाता ही जाता है। तो अगर लैक्टेटिंग वुमेन भी है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी है, तो उसको भी हमें नहीं देना है मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। और एक मैंने फोटो दिखाई थी लिप क्लेफ्ट की, कि उसमें क्या होता है कि लिप्स जो होते हैं वो अनइवन से हो जाते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो यहाँ से उसका पूरा लिप उखड़ जाता है यहाँ से, वो लिप क्लेफ्ट होने के इसमें चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम फोलेनिक एसिड देंगे, या फिर हम ल्यूकोवोरिन दे सकते हैं। ये था हमारा मेथोट्रेक्सेट के बारे में सब कुछ। अब आता है हमारा लेफ्लुनामाइड। लेफ्लुनामाइड जो होता है हमारा, वो एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब ये है कि ये जो ड्रग होती है हमारी, जब हम दवाई बनाते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब ये हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में जाएगा, एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे, उसके बाद जाके ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है, उसके बाद जाके ये हमारी बॉडी में इफेक्ट करना शुरू होता है, इफेक्टिवनेस इसकी बढ़ जाती है। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स भी वही होते हैं। मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, जिसको चेक करने के लिए हमें रेगुलर सीबीसी कराना है। हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है मतलब, तो हमें रेगुलर एलएफटी कराना है। लिफ्लोनामाइड भी हम प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेटिंग वुमेन में नहीं दे सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में हम यूज तो करते हैं, लेकिन लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं, वो हेपाटोटॉक्सिक होती हैं। तो 3 दवाइयां आती हैं इसके अंदर हमारे पास। एक तो मेथोट्रेक्सेट की बात हमने कर ली, दूसरा हमने लेफ्लुनामाइड की बात करी अभी अभी, तीसरी हमारी ड्रग होती है एजाथियोप्रिन। ये 3 दवाइयां जो होती हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं हमारे लिवर के लिए। अगर हमने किसी भी पेशेंट को इन दवाई का कॉम्बिनेशन दे दिया तो क्या हो सकता है? लिवर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी तक तो लिवर टॉक्सिक हो रहा था, टॉक्सिसिटी हो रही थी लिवर की, बट अगर कॉम्बिनेशन में दे दी तो क्या हो जाएगा? लिवर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो होती है हमारी ड्रग, ये ड्रग जो होती है हमारी, ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जो हमारी ये होते हैं इंटरल्यूकिन 1 होते हैं, इंटरल्यूकिन मैंने अभी बताया था ना कुछ, कि हमारे जो सेल होते हैं, हमारे सेल पे कोई रिसेप्टर होते हैं ऐसे करके, और ये टीएनएफ भी हो सकते हैं, ये इंटरल्यूकिन 6 भी हो सकते हैं, 6 1 भी हो सकते हैं, ये सब। तो ये क्या है? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये सब क्या होते हैं? सेल के ऊपर होते हैं हमारे। तो जो क्लोरोक्वीन होती है ये क्या करती है? ये इन सब के प्रोडक्शन को रोक देती है। इनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे जो स्वेलिंग है या जो हमारी इन्फ्लामेशन है वो नहीं होगी। तो क्लोरोक्वीन क्या करेगी? इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटर टीएनएफ अल्फा के प्रोडक्शन को क्या कर देती है? रोक दे देती है। माइनस का मतलब है इनहिबिट कर देती है। अब क्लोरोक्वीन का क्या है सीन, कि अभी हमने देखा मेथोट्रेक्सेट और लेफ्लुनामाइड, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये लिवर के लिए टॉक्सिक थे। लेकिन क्लोरोक्वीन ऐसी ड्रग है जो लिवर के लिए टॉक्सिक नहीं है, उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, सबके लिए टॉक्सिक है ये। मतलब हर एक ऑर्गन पे हमारे लिए बुरा इफेक्ट डाल सकती है अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। किस किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर ब्रेन पे एक्ट करेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमने ले ली, तो ब्रेन में क्या करा देगी? हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगे। मतलब अगर हमें कुछ नहीं भी दिख रहा होगा ना, तो उस बंदे को लगेगा भूत यहाँ खड़ा है, ये इंसान यहाँ खड़ा है। मतलब ऐसे ऐसे उसको हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगे। सीजर्स हो सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं मतलब। दूसरा, हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? क्यूटी वेव का प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। अगर ईसीजी देखी होगी तो उसमें वेव्स होती हैं बहुत सारी, ऐसे वेव्स बनी होती है ना, ऐसे करके वेव्स होती हैं ऐसे। तो इनमें एक क्यूटी वेव होती है, उसकी प्रोलॉन्गेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को। तो क्यूटी वेव का प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। दूसरा, डेफनेस कर सकता है। टाइनाइटिस का मतलब होता है साइंटिफिकली डेफनेस, मतलब कि इंसान जो है वो बहरा भी हो सकता है। और आंखों पे क्या इफेक्ट डालता है? कि ब्लर्ड विजन हो सकता है, इंसान को ढंग से नहीं दिखेगा, और उसको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी, मतलब ब्लर ब्लर दिखेगा, आई साइट वीक हो सकती है, ये सब।
अगर हमें किसी भी पेशेंट को दवाई देनी है तो हमने सबसे क्या बोला था कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रग होती है। अब जो हमारी हाइड्रोक्लोरोक्वीन होती है, ये हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरोक्वीन। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है ना कि हमें क्लोरोक्वीन देनी है या हाइड्रोक्लोरोक्वीन देनी है, तो हम हमेशा हाइड्रोक्लोरोक्वीन प्रेफर करते हैं किसी भी पेशेंट को देने के लिए। क्योंकि क्लोरोक्वीन क्या कर रही है, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डाल रही है। हाइड्रोक्लोरोक्वीन के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। एंड ये जो ड्रग होती है, ये हमारी सबसे ज्यादा लॉन्गर एक्टिंग ड्रग होती है। इसका मतलब है कि अगर हम ये दवाई दे देंगे तो बहुत लंबे टाइम तक ये ड्रग जो है ये एक्ट करेगी। शॉर्टर एक्टिंग ड्रग और लॉन्गर एक्टिंग ड्रग क्या होती है? शॉर्टर एक्टिंग ड्रग का मतलब होता है कि उनका जो इफेक्ट है दवाई का, वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। लॉन्गर एक्टिंग ड्रग का मतलब है कि ये ड्रग जो है ये अपना असर जो है वो लंबे टाइम तक दिखाएगी। तो ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन कैसी है? लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। एंड क्या है, इसके बहुत ज्यादा कम इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट थी सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन जो थी, ये भी हमारी एक प्रोड्रग होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हम इसको यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि सल्फा एलर्जी होती है। सल्फा एलर्जी जो होती है, उन पेशेंट्स में हमें नहीं देनी चाहिए ये। नाम से पता लग रहा है, इस चीज से याद रख लेना, सल्फासालाजीन में सल्फा वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फा एलर्जी जिन लोगों में होती है, उन लोगों को हमें ये दवाई नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्या है? G6PD। G6PD एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में। एक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फो डिहाइड्रोजनेज। ये एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी में भी, तो उस पेशेंट में भी हमें सल्फासालाजीन नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारा कि सल्फासालाजीन देने से क्या हो सकता है? स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि अगर कोई भी हमारे पास यंग पेशेंट है, यंग मेल पेशेंट है, 22-25 साल का, तो क्या हम उसको सल्फासालाजीन दे सकते हैं? तो ये हमारा है कि नहीं दे सकते, क्योंकि स्पर्म काउंट उससे जो है वो हमारा कम हो सकता है। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट ड्रग, अजैथियोप्रिन। अजैथियोप्रिन हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। हमने तीन ड्रग्स पढ़ी थी जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, मेथोट्रेक्सेट, लिफिलोनामाइड, और तीसरी ये वाली थी अजैथियोप्रिन। इससे क्या होता है कि एक तो हम इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में दे सकते हैं, दूसरा हम इसको लंग डिजीज में भी दे सकते हैं। तो ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो ना कि हम किसी एक डिजीज में दे सकते हैं और बाकी डिजीज में भी हम उसको दे सकते हैं, तो उसमें से एक ये वाली ड्रग है। उसके अलावा काफी सारी हमारे पास मिसलेनियस ड्रग्स भी होती हैं जिनके नाम ये हैं, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फो फॉस्फामाइड, तीसरी होती है हमारी क्लोरोमिबिल। फिर आती है हमारी लास्ट की दो ड्रग्स जो हमारी कन्वेंशनल ड्रग्स की का पार्ट है। एक होती है हमारी पेनिसिलामाइन, एक होती है हमारी गोल्ड। तो ये दो दवाइयां जो होती है हमारी, गोल्ड में हमारे पास दो ड्रग्स आते हैं, ओरोफिन, और दूसरी होती है हमारी ओरोथियोमेलेट। ये दवाइयां होती हैं, ये दवाइयां पहले यूज करते थे, ओल्डर ड्रग्स हैं ये। इसका मतलब है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं थी, जब शुरू शुरू में आर्थराइटिस आया था, उस टाइम पे हम इन दोनों ड्रग्स को यूज करते थे। बट अब इन दोनों ड्रग्स से और भी बहुत ज्यादा बेटर ड्रग्स आ गई हैं, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, और ये सारी ड्रग्स हमारे पास आ गई हैं। तो पहले हम ये दोनों देते थे। अब पेनासिलामाइन जो है, पेनासिलामाइन हम रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में यूज करते हैं, लेकिन हमने पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स में जो हमारा कॉपर होता है, उसके डिक्रीज होने के चांसेस दिखे हैं। मतलब किसी भी पेशेंट को अगर हमने पेनिसिलामाइन लंबे टाइम तक दी है, तो कॉपर कम हो गया उनकी बॉडी में। और कॉपर अगर कम हो जाता है तो उनकी बॉडी में क्या हो जाता है? विल्सन्स डिजीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग्स जो होती हैं, ये बहुत, अब हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ओल्ड हो गई हैं ये ड्रग्स, इससे ज्यादा बेटर ड्रग्स आ गई हैं। दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं हमारी बॉडी के लिए। एक तो कॉपर कम करा रही है, दूसरा क्या करा रही है? डायरिया हो रहा है, मतलब कि लूज मोशन हो रहे हैं, डर्मेटाइटिस हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन में इचिंग हो रही है, किडनी डैमेज के चांसेस भी इसमें हमने देखने को मिले हैं। एंड दूसरा मैंने बताया था कि अगर लिवर डैमेज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेपेटोटॉक्सिक। किडनी डैमेज को क्या बोलते हैं? नेफ्रोटॉक्सिक। तो अगर मैं पेपर बनाऊंगी भी तो मैं उसमें ये नहीं लिखूंगी किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, लिवर डैमेज, उसमें मैं ये लिखूंगी नेफ्रोटॉक्सिक या फिर हेपेटोटॉक्सिक। उसके बाद हमने बायोलॉजिक्स देखे थे। बायोलॉजिक्स में हमारा आता है एंटी टीएनएफ अल्फा। जैसे मैंने बोला था आई सेज, से याद रखने के लिए न्यूमोनिक था उसको याद रखने का। उसमें से जो आई वाली ड्रग है, आई वाली कौन सी ड्रग थी? इन्फ्लिक्सीमैब। इन्फ्लिक्सीमैब जो होती है हमारी,
इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी में टीबी का वायरस होता है। टीबी जो होता है, टीबी का वायरस, वो हमारी सबकी बॉडी में है। मेरी बॉडी में भी है टीबी, पापा की बॉडी में भी है, मम्मी की बॉडी में, हर एक इंसान की बॉडी में टीबी का वायरस इस टाइम पे है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है। मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। कुछ वायरस इसको एक्टिवेट होने के लिए कुछ इन्वायरमेंट्स लगते हैं या कुछ एंजाइम्स लगते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, टीबी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमें टीबी हो गया है, पर हमें नहीं है अभी फिलहाल में। तो क्या होता है, इन्फ्लिक्सिमैब लेने से, अगर कोई बंदा ज्यादा टाइम तक इन्फ्लिक्सिमैब लेता है, तो उसका जो लेटेंट टीबी होता है, मतलब किसी भी बंदे को अगर टीबी हो गया है और वो ठीक है अब, तो क्या हो जाएगा, उस पेशेंट के अंदर वापस से एक्टिवेट होने लग जाएगा वो टीबी। टीबी का जो वायरस है वो वापस से एक्टिवेट होने लग जाएगा, रीएक्टिवेशन हो जाती है टीबी वायरस की। तो इसीलिए इन्फ्लिक्सिमैब जो है उसमें ये देखा गया है। दूसरा क्या है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी प्रॉब्लम होती है हमारी। इनके बढ़ने के चांसेस देखे गए हैं ऐसे पेशेंट्स में, और लिम्फोमा होने के चांसेस देखे गए हैं। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था जैक इनहिबिटर। जैक इनहिबिटर जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, जैसे कि ये जो है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे जो भी ये बना रखा है मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर हमारे क्या लगे हुए हैं, ये इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 1 है, टीएनएफ अल्फा, ये सारी चीजें लगी हुई हैं इसके ऊपर। तो क्या होगा, अगर ये बाइंड कर गई हमारे सेल वॉल के साथ में, तो क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन लोगों को सेल के पास आने से रोक दें, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन रुक जाएगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी बॉडी में। तो ये जो जैक इनहिबिटर होते हैं ना हमारे, ये इन्हीं पे एक्ट करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनका जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, जो हमारी टोफासिटिनिब है, ये किस पे एक्ट करेगी, ये जैक 1 और 3 पे करेगी। हमारी जो बैरिसिटिनिब है, ये किस पे एक्ट करेगी, ये हमारे जैक 1 और 2 पे करेगी। और जो हमारी उपाडिसिटिनिब है, ये जैक 1 पे करेगी सिर्फ। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है जैक इनहिबिटर का। और मैं वापस बता रही हूँ कि ये जो होती है, ये हमारी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है बायोलॉजिक्स की जिन्हें हम ओरली लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। वरना बाकी जितनी भी अभी हमने पढ़ी हैं बायोलॉजिक्स की, वो सारी क्या है, इंजेक्शंस के थ्रू हम लेते हैं। दूसरा एक चीज मैंने इसमें और लिखी हुई है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी लेते हैं। दूसरा, अगर किसी को भी बाउल डिजीज हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, बाउल रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है किसी को, तो उस केस में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। हो गया हमारा रूमेटाइड आर्थराइटिस। उसके बाद आता है हमारा ये, डायरेटिक्स पढ़ाए थे उसके बाद मैंने। तो डायरेटिक्स में क्या है, डायरेटिक्स का मेन काम क्या होता है, ये जो होते हैं ये हमारे यूरिन करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी भी इंसान को डायरेटिक दे दिए तो क्या हो जाएगा, यूरिनेशन बढ़ जाएगी, और भी ज्यादा उसको मन करेगा, मतलब मन क्या करेगा, और भी ज्यादा उसको यूरिन आएगा। अब इसका मेन चीज होती क्या है इसके अंदर, ये ड्रग्स जो होती हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा ये वाटर लॉस कराती हैं हमारी बॉडी में से, और सोडियम लॉस कराती हैं। एक और चीज मैंने बताई थी, मेन चीज, जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां पानी जाएगा। अगर सोडियम जो है, सोडियम हमारा स्टोर कर रहे हैं हम, तो पानी भी स्टोर होएगा साथ में। अगर सोडियम का लॉस हो रहा है तो वाटर लॉस भी होगा साथ में, मतलब जहां जहां सोडियम होएगा वहां वहां वाटर होएगा। एंड जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। वैसे ही जो हमारी किडनी होती है, हमारी किडनी की सबसे छोटी यूनिट या फिर हम फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, वो क्या होती है, नेफ्रॉन। तो ये दो चीजें होती हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम होता है हमारे नेफ्रॉन का, मतलब जो हमारी किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, ये उसका डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने ये नंबरिंग डाल रखी है, 1, यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 करके। तो जो 1 है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है, हमारा 99% जो हमारा ब्लड है वो हमारा आएगा इधर 1 नंबर पे। 1 नंबर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इस ग्लोमेरुलस में क्या आएगा, हमारा सारा ब्लड आएगा। ब्लड आ गया, उसके बाद क्या होगा, जितने भी हमारा 99% ब्लड होगा ना, लार्ज पार्टिकल्स को छोड़ के, छलनी देखी है, जब हम चाय छानते हैं तो क्या होता है उसमें, जो हमारी चाय पत्ती होती है वो ऊपर ऊपर रह जाती है, जो हमारा लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है।
ऐसे ही क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देगा हमारे सारे ब्लड को। 99% हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। सारे पार्टिकल्स जो है वो हमारे नेफ्रॉन में घुस जाएंगे, एक्सेप्ट जो हमारे बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे। 99% ब्लड फिल्टर हो गया ग्लोमेरुलस में। अब क्या होगा, नंबर 2 पे जाएगा ये हमारा, जितना भी 99% ब्लड है, ये नंबर 2 पे जाएगा। नंबर 2 को हम बोलते हैं पीसीटी। नंबर 2 को हम पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में गया ब्लड। अब पीसीटी में क्या होगा, पीसीटी में क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल के अलावा यूजफुल चीजें भी हैं। चलो प्रोटीन्स तो निकल गए, प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ग्लूकोस। ये सब तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है ना। तो इसको भी अगर हम फिल्टर आउट कर देंगे तो फिर पेशेंट तो वैसे ही डिजी हो जाएगा। मतलब पेशेंट के अंदर तो एनर्जी नहीं रहेगी कुछ भी काम वाम करने की, उसका डब्ल्यूबीसी भी सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, प्लेटलेट भी निकल जाएंगी, व्हाइट ब्लड सेल भी निकल जाएंगे, सब निकल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारी पीसीटी होती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पीसीटी क्या करेगी, जितनी भी यूजफुल चीजें हैं ना हमारे ब्लड में, ग्लूकोज, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, इन सबको एब्जॉर्ब करा देगी, दोबारा दोबारा से एब्जॉर्ब करा देगी। और ये जितनी भी यूजफुल चीजें हैं ये वापस से हमारी सर्कुलेशन में चली जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे वापस से जितने भी हमारे सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये जितना भी गंद चीजें हैं हमारे ब्लड में, अब ये सारी रह जाएंगी यहाँ पे। अब ये नंबर 2 से होते हुए नंबर 3 पे जाएंगी। नंबर 3 को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसको लूप ऑफ हेनले क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक लूप बना रहा है ऐसे यू करके। यू लेटर जो होता है हमारा ऐसे, ये एक लूप बना रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। 3 नंबर से होते हुए फिर ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ जाएगा, नंबर 4 पे, जिसे हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी से होते हुए नंबर 5 पे जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिन जिसे हम बोलेंगे, वो यहाँ पे हमारा सारा कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा। और फिर जब एक लिमिट आ जाएगी तो फिर हमें लगेगा कि हमें मिक्चुरेट करना है, मतलब हमें वॉशरूम जाना है हल्का होने के लिए। ये पूरा मैकेनिज्म होता है यूरिन फॉर्मेशन का। अब इसमें हमारे डायरेटिक्स का क्या रोल है, जो हमारा ये तीसरा नंबर है ना, लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या है, एक चैनल है। इस चैनल में क्या होगा, नॉर्मली किसी भी बंदे में अगर हमने डायरेटिक्स नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल इंसान का मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, उसमें क्या होगा, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ये तीनों क्या है, नेफ्रॉन से बाहर चले जाएंगे, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाहर जाके। और अगर मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बता दी कि अगर हमारा जो सोडियम है अगर वो जा रहा है तो साथ में पानी भी जाएगा। इसीलिए जब भी हम डायरेटिक्स देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर हम किसी भी बंदे को लूप डायरेटिक्स दे रहे हैं तो ये लूप डायरेटिक्स क्या करेंगे, ये इन चैनलों को ब्लॉक कर देंगे। ये जो सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम के चैनल है ना, इनको ब्लॉक कर देंगे। तो अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम बाहर ही नहीं जा पाएगा। और जहां जहां सोडियम, वहां वहां पानी, पानी भी बाहर नहीं जा रहा, सोडियम भी बाहर नहीं जा रहा। तो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे करके यूरिन जो है, जो पानी है हमारा, वो क्या होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। और स्टोर होने लग जाएगा तो क्या होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा पानी स्टोर होने लग गया। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हमें वॉशरूम आएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारे डायरेटिक्स का, ये इन चैनलों को ब्लॉक कर देती हैं। तो हमने 3 पार्ट में डायरेटिक्स को डिवाइड किया था। एक थे हमारे लूप डायरेटिक्स थे, दूसरे थे हमारे सोडियम क्लोरीन डायरेटिक्स, और तीसरे थे हमारे वीक डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का मैकेनिज्म समझ में आ गया कि वो इन चैनलों को ब्लॉक कर देगा, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ये 3 आयन होते हैं जिन चैनल को ब्लॉक करता है ये। दूसरा जो हमारा पार्ट था, दूसरे कैटेगरी के डायरेटिक्स कौन से थे, जो इधर वाले डायरेटिक्स को ब्लॉक करते हैं, ये वाले जो डायरेटिक्स हैं, जो हमारे सोडियम और क्लोरीन का चैनल होता है, ये इसको ब्लॉक करते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स हमारे कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा डायरेटिक्स हमारे लूप डायरेटिक्स होते हैं। क्योंकि जो हमारा यूरिन है वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, 2 नंबर में तो क्या हुआ है, दो जो हमारा जहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है, पीसीटी जो है हमारा, यहाँ पे तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग आ गया, और जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट था वो वापस सर्कुलेशन में चला गया। 2 नंबर के बाद वाला मैकेनिज्म सारा शुरू होगा ना यूरिन फॉर्मेशन का। तो तीसरे नंबर पे आएगा सारा का सारा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारा यहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट को हमें डायरेटिक देनी है, इफेक्टिव डायरेटिक देनी है, कोई सीवियर पेशेंट है, तो उस केस में हम लूप डायरेटिक्स सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है।
क्योंकि ये 60 से लेके 70% तक काम करती है, मतलब यूरिन जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा यहीं पे फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा 30% यूरिन फॉर्म कहाँ पे होता है, यहाँ 4 नंबर पे। उसके बाद हमारा कुछ 1 या 2% यूरिन जो होता है ये इधर कहीं कलेक्टिंग डक्ट में आके फॉर्म होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारी कौन सी होती है, लूप डायरेटिक्स होती हैं। उसके बाद कौन सी होती है, ये 4 नंबर वाली सोडियम और क्लोरीन वाली डायरेटिक्स। फिर तीसरी होती है हमारी वीक डायरेटिक्स। तो ये हमने 3 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन डायरेटिक्स थी, जो मैंने बताया था लूप डायरेटिक्स बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं इनको, लूप डायरेटिक्स। इनकी 3 हमारे पास आती हैं। फ्लोरोसिमाइड, दूसरी होती है हमारी ब्यूमेटानाइड, तीसरी होती है हमारी टोरासिमाइड। ये जितनी भी हमारी 3 दवाइयां हैं ये हमारी किसकी कैटेगरी की हैं, लूप डायरेटिक्स की हैं। इसका मतलब है कि ये इन चैनलों को ब्लॉक करती हैं, ये सोडियम पोटेशियम क्लोरीन चैनलों को ब्लॉक करती हैं। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, 4 नंबर वाली ऊपर, सोडियम और क्लोरीन चैनल वाली, जो 30% यूरिन फॉर्म करती है हमारी। इसमें हमने 2 ड्रग्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने बेंजोथायाडायजीन्स, फिर दूसरी हमने पढ़ी थी थायजाइड लाइक ड्रग्स। जो बेंजोथायाडायजीन्स हैं उसमें आता है हमारा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, और दूसरी आती है हमारी बेंस थायाजाइड। और जो थायाजाइड लाइक ड्रग्स हैं इसमें क्या आता है, मेट मेटोलाजोन, दूसरी आती है हमारी क्लोपामाइड, तीसरी आती है हमारी क्लोरथैलिडोन। फिर हमारा आता है वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स है जो वीक एक्टिंग है, मतलब इतना ज्यादा एक्टिंग नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है। एक होती है हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, एक एंजाइम है। ये डायरेटिक्स क्या करेंगी, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी। इसमें कौन सी दवाई आती है हमारी, एसिटाजोलामाइड। दूसरी होती है हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में हमारे पास 2 आती हैं, मैनिटॉल, और दूसरी कौन सी होती है, एसोसोर्बाइड ग्लिसरॉल। ये हमने डायरेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उनके ड्रग्स के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे हर एक कैटेगरी के बारे में। पहले आती है हमारी लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेक्स डायरेटिक्स किसको ब्लॉक करी थी, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन के चैनलों को ब्लॉक कर रही थी। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी पेशेंट को लूप डायरेटिक देंगे, उसके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और किसी भी इंसान की बॉडी में, किसी भी इंसान के ब्लड में यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। दूसरा क्या है कि किसी भी अगर इंसान को अगर हम लूप डायरेटिक दे रहे हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। तीसरा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे लूप डायरेटिक्स देने से। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन कराते हैं। अगर कोई भी ब्लड वेसल है, किसी भी ब्लड वेसल का साइज बढ़ाना है हमें, तो हम वेसोडाइलेटर दे देते हैं। कोई भी ब्लड वेसल है जिसका साइज छोटा हो जाता है, छोटा कराना है, तो वेजो कंस्ट्रिक्टर दे देते हैं उस केस में। तो लूप डायरेटिक्स अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा। चौथा क्या है कि सोडियम, जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, इसका एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं यूरिन में। मतलब अगर हम लूप डायरेटिक्स देंगे किसी भी पेशेंट को, तो उनके यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के। अब इसके यूजेस में सबसे पहला यूज होता है कि हम इसको रीनल फेलियर के पेशेंट्स में दे सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई भी पेशेंट का की किडनी फेल है तो उसको डायरेटिक्स देंगे तो काम करेगी, क्योंकि डायरेटिक्स तो इवेंचुअली क्या कर रही हैं, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा रही हैं। लेकिन उसकी किडनी ऑलरेडी फेल्ड है, तो डायरेटिक्स काम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक रीजन है, किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से एक रीजन होता है कि जो हमारी किडनी है उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा अपना काम करने के लिए, इसलिए रीनल फेलियर हो सकता है। तो अगर वो केस होता है, अगर कहीं पर भी ब्लड कम हो रहा है, ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां की जो हमारी किडनी की जो वेसल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। कोई भी चीज अगर छोटी साइज की है तो उसमें ब्लड कम होगा ना। अगर हमारे पास एक गेट है, छोटा गेट, अगर हम दरवाजे का मेन गेट बनवा दें तो उसमें से कम लोग निकल पाएंगे। अगर हम उसी गेट का साइज बड़ा कर दें तो उसमें से ज्यादा लोग बाहर निकल पाएंगे। तो छोटी अगर ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल का साइज छोटा हो गया, तो ब्लड जो है उसमें से कम निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, रीनल फेलियर में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया।
तो अगर हम लूप डायरेटिक्स देंगे तो लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा देते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे थे, वेजोडाइलेशन कर रहे थे। और रीनल फेलियर में क्या है, साइज कम हो गया। तो लूप डायरेटिक अगर दिया तो क्या हो गया, हमारी वेसल का साइज बढ़ गया, वेजोडाइलेशन हो गई। तो उस केस में रीनल फेलियर के पेशेंट्स में हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। दूसरा है हमारा इडिमा। इडिमा का मतलब होता है कोई भी हमारा फ्लूइड अगर भर जाए कहीं पर, कार्डियक इडिमा भी हो सकता है, उस पेशेंट में भी हम लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। इवेंचुअली हमें करना क्या है, उस लिक्विड को बाहर निकालना है, एक्सेसिव यूरिनेशन करानी है, ताकि जितना भी प्रॉब्लम है, जितनी भी इंफेक्शन है हमारी बॉडी में, वो बाहर निकल जाए यूरिन के थ्रू। मेन काम तो यही है ना डायरेटिक्स का। तो एडिमा में कार्डियक एडिमा हो रहा है, हिपैटिक एडिमा हो रहा है, रीनल एडिमा हो रहा है, किसी केस इन तीनों केसेस में भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एडिमा, मतलब कहीं का भी एडिमा है, हम लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। तीसरा है अक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा का क्या मतलब है, अब यहाँ पर भी अक्यूट वर्ड आ गया। अक्यूट का क्या मतलब है, छोटा है वो एडिमा, इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, क्रॉनिक नहीं है, छोटे टाइम पीरियड के लिए है, अभी अभी हुआ है, और बहुत ही कम टाइम तक चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, क्रॉनिक नहीं है। क्रॉनिक का क्या मतलब है, कोई भी डिजीज अगर क्रॉनिक हो जाती है, इसका मतलब है कि वो महीनों और सालों चलेगी। कोई भी अगर डिजीज हमारा अक्यूट है, इसका मतलब है कि वो हफ्तों तक चलेगी, दिन या हफ्तों तक चलेगी। तो अक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो गया, तो इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर क्या हो गया है। एडीमा का क्या मतलब है, फ्लूइड। और पल्मोनरी कहीं पर भी वर्ड आ जाता है, उसका मतलब है लंग्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लंग्स है उसमें फ्लूइड भर गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे रिलेटेड है। मैंने हार्ट बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। एक होता है हमारा राइट साइड पे 2 चेम्बर होते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 चेम्बर होते हैं। राइट साइड पे चेम्बर होता है हमारा राइट एट्रियम, उसके बीच में वॉल्व लगी होती है, उसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे 2 चेम्बर होंगे, लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम के नीचे एक वॉल्व लगी होगी, उसके नीचे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब ये प्रॉब्लम जो होती है ना एडिमा की, पल्मोनरी एडिमा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ब्लड आया, ब्लड हमारा आया, लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ से हमारा ब्लड आया, ठीक है, कहाँ गया, वॉल्व जो है हमारी, वॉल्व खुली, खुलने के बाद एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। नॉर्मली तो ये होता है। लेकिन जिनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, उसमें क्या होता है, वॉल्व में प्रॉब्लम होती है। वॉल्व का मेन काम क्या होता है कि अगर ब्लड जो है हमारा, वो एक जगह से दूसरी जगह में आ रहा है, तो वॉल्व का मेन काम क्या होगा कि ये जो ब्लड जो यहाँ आया है, ये यहाँ पे ना जाए, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, तो उसके अंदर बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का। लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जो है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, ऊपर से नीचे ब्लड आया है, नीचे से ऊपर चला जाएगा ब्लड। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो होता है हमारा, वो पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होता है, हमारी एक वेन होती है जो हमारा ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। नॉर्मली तो क्या होता है, लंग्स से ब्लड आता है, एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में आता है, फिर पास हो जाता है। लेकिन फेलियर हो गया यहाँ पे वेंट्रिकल का, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना सब कुछ। यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे ब्लड आया है हमारा इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड यहाँ चला जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए सारा ब्लड हमारा लंग्स में पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि एडिमा का मतलब है लिक्विड फिल हो गया है हमारे लंग्स में। तो इस केस में क्या होगा, हमारी एल्विलाई डैमेज हो जाएंगी। हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारे लंग्स में एल्विलाई होती हैं, एल्विलाई का मेन काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज कराना। लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। तो किस चीज की वजह से हो पाती है, लंग्स में भी एल्विलाई होती हैं जो ये मेन काम करती हैं। तो एल्विलाई के अंदर अगर सारा हमारा फ्लूइड भर जाएगा, तो प्रॉपरली हमारी गैस एक्सचेंज हो नहीं पाएगी, प्रॉपरली हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में भरनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो डेथ जो है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम में होगी। लेकिन अभी ये अक्यूट है, अक्यूट पल्मोनरी एडीमा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं। और इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेटिक्स देने से जो हमारी वेसल्स हैं उनका डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो कभी कभार जो डायरेटिक्स होती हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग भी होती हैं। उसके बाद हमने थायजाइड पढ़ा था। थायजाइड जो होती हैं ये हमारी लूप डायरेटिक्स की तरह होती हैं, लाइक लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक में नहीं आती थायराइड, अलग ड्रग है। लूप डायरेटिक्स जैसा ही रोल है इनका, सेम जो काम लूप डायरेटिक्स कर रहे थे सेम काम थायराइड करती है, बस इसमें मेन डिफरेंस क्या है, मेन इसका डिफरेंस ये है कि लूप डायरेटिक्स क्या कर रहे थे,
कैल्शियम को यूरिन में बाहर निकाल रहे थे, लेकिन थायराइड क्या करेगी, कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा देगी। ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने लूप डायरेटिक्स में पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाते हैं, वेजोडाइलेशन हो जाता है, लेकिन थायराइड क्या करेगा, थायराइड का प्रोस्टाग्लैंडिन से कोई लेना देना नहीं है। एंड अगर हमें प्रेफर करनी है कि हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, तो लूप डायरेटिक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए रादर देन थायराइड, क्योंकि लूप डायरेटिक्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये इतना पढ़ाया था। उसके बाद हमने जब डायरेटिक्स पढ़े थे अभी, तो उसमें वीक डायरेटिक जो थे हमारे, ये वीक डायरेटिक जो थे, इसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। एक मैंने ये बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर बताया था, जिसका एग्जांपल था एसिटाजोलामाइड, इसमें और भी माइड वाली ड्रग्स आती हैं। और एक था हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो अभी हम बात करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होती है हमारी, इसमें हमारे पास तीन ड्रग आती हैं। पहली ड्रग होती है हमारी एसिटाजोलामाइड। दूसरी होती है मिथाजोलामाइड। ये जितनी भी अमाइड वाली है ना, ये इसमें आएंगी। तीसरी है हमारी डाइक्लोरफिनामाइड। तो ये तीन ड्रग्स आती है हमारी किसमें, ऐसे इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाली में। अब इसमें क्या है कि ये जितनी भी हमने तीन ड्रग्स पढ़ी है ना, एसिटाजोलामाइड, थायाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड, ये जितनी भी माइड वाली ड्रग्स है ना, ये बनी कैसे। सल्फ सल्फोनामाइड एक ड्रग होती है हमारी, उसी से ही बनती हैं ये सारी डेरिवेटिव्स, उसी की होती हैं ये। और अभी मैंने ऊपर जब सल्फोनामाइड पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि सल्फ वर्ड से याद रखना कि ये जो है ये सल्फा एलर्जी में नहीं देनी चाहिए। तो सल्फामाइड से ही तो बनी है ये तीनों, तो ये तीनों भी जो होती हैं ये हमें सल्फा एलर्जी में नहीं देनी चाहिए किसी भी पेशेंट को। अब क्या है कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में, जो हम आई ड्रॉप्स की तरह यूज करते हैं। सबसे पहली होती है हमारी इसके अंदर ब्रेनजोलामाइड, और दूसरी होती है हमारी डोर्सजोलामाइड। ये दोनों जो होती हैं, ये जितना भी हमारा ग्लोकोमा होता है आंखों में, उसके ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। और ये भी क्या होती है, ये हमारी जो हमारा सल्फोनामाइड होती हैं, ये उसी की ही डेरिवेटिव्स होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस की ड्रग्स पढ़ी। अब हम इनके यूजेस पढ़ लेते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। इनके यूज में सबसे पहले आता है हमारा, इस इनके यूजेस को याद रखने का तरीका क्या है, गेम, पी, जी से क्या है, ग्लोकोमा, कि हम इसको ग्लोकोमा में दे सकते हैं इनको, ये हमने अभी पढ़ा। दूसरा क्या है, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। मतलब कि जो हमारा यूरिन होता है, ये उसको और भी ज्यादा एल्कलाइन कर देती है। दो चीजें होती हैं, एल्कलॉइड होते हैं और एक एल्कलाइन चीजें होती हैं। तो जो एल्कलाइन हमारा यूरिन हो जाता है, उसको यूज करने में हमारी हेल्प करती है। एल्कलाइन में क्या होता है, जो भी हमारे बाइकार्बोनेट होते हैं ना, ये उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है बेसिकली। किसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी को भी अगर एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग हो गई, कोई भी ड्रग है जो एसिडिक है, तो उसकी पॉइजनिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, डायरेटिक्स को यूज कर सकते हैं।
इस वाली डायरेटिक को, जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाली है वो वाली। दूसरा हम इसको किस चीज में यूज कर सकते हैं, अगर हमारी जो किडनी है उसके अंदर एसिडिक स्टोन बन जाते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। एम से क्या आता है हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, ये हमारे इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ई से क्या आता है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इस ड्रग को। टी से क्या आता है, पीरियोडिक मसल पैरालिसिस। एक होता है कंटिन्यूअस पैरालिसिस। कंटिन्यूअस पैरालिसिस का क्या मतलब है, एक ही टाइम में पैरालिसिस हो गया, बंदे को कंटिन्यूअसली हो ही रहा है, पैरालाइज्ड ही है इंसान हमारा। एक होता है पीरियोडिक मसल पैरालिसिस, ये पीरियड्स में आता है। एक बार आ गया फिर रुक जाएगा, फिर पैरालिसिस नहीं होगी बॉडी, फिर वापस आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा पैरालिसिस आना, फिर वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, पीरियोडिक मसल पैरालिसिस जब हो जाते हैं तो उस केस में भी हम ये डायरेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसके यूज याद करने का तरीका मैंने बता दिया, गेम, GAME, गेम पी। जी से ग्लोकोमा में दे सकते हैं, अगर एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग हो जाती है उसमें दे सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दे सकते हैं, एपिलेप्सी में दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, पीरियोडिक मसल पैरालिसिस के अंदर हम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारी एसिटाजोलामाइड होती है, ये हम माउंटेन सिकनेस में भी दे सकते हैं। माउंटेन सिकनेस में क्या हो जाता है, कम ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जब भी माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिकने जो ऊंचाइयां होती हैं वहां पे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट। तब क्या होगा उस केस में, बॉडी जो होती है हमारी वो हाइपर वेंटिलेट हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारी बॉडी को ये होता है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है बॉडी को, तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वॉश आउट करना होता है। इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी। क्योंकि क्या है, पेशेंट को सांस नहीं आ रही, माउंटेन सिकनेस में दे सकते हैं, पेशेंट को सांस नहीं आ रही है ऊपर जाके, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, बेस पैड, BASEPAD। बी से क्या है, BM सप्रेशन का मतलब होता है, BM का फुल फॉर्म होती है बोन मैरो। तो बोन मैरो सप्रेशन जो होता है हमारा, उस केस में हम दे सकते हैं। बोन मैरो सप्रेशन का क्या मतलब होता है, बोन मैरो जो होती है ना हमारी, वो सप्रेस हो जाती है, मतलब वो प्रॉपरली जो हमारे सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली बना नहीं पाती है हमारी बोन मैरो। तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, मतलब सेल्स बनने बंद हो जाते हैं बॉडी में। दूसरा क्या है, ए से अमोनिया रिटेंशन इन ब्लड। मतलब कि क्या होने लग जाएगा, अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन अमोनिया हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये हमारी होती है, अ, अभी जो हमने ड्रग्स पढ़ी सारी की सारी, ये लिवर डिजीज में नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इसीलिए। क्योंकि लिवर पे क्या होगा, और भी ज्यादा असर पड़ेगा ना, क्योंकि एक तो अमोनिया वेस्ट है, उसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारा लिवर क्या है, हमारे लिवर के अंदर ही स्टोर होने लग जाएगी अमोनिया, मेटाबोलाइज करते करते हमारा लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है।
इस वजह से ये नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है लिवर डिजीजेस के अंदर, किसी भी पेशेंट को अगर होता है। तीसरा क्या है कि ये स्टोन्स करा सकती है किडनी में। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ब्लड में। एक और छोटी बात मैं बता देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी छोटी सी भी चीज है ना, अगर अगर कैल्शियम भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ये पोटेशियम, सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारी बॉडी में। इनका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस होता है हमारे ब्लड में, अगर हम क्या कहते हैं, ज्यादा अमाउंट तक ये ड्रग्स ले लेते हैं ज्यादा टाइम तक। पैरास्थीसिया क्या होता है, मतलब कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। मतलब कि हमें कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि कीड़ियां चल रही हैं हमारी बॉडी में, सुइयां काट रही हैं, हमें ऐसा फील होता है कभी कभार। तो वो सेंसेशन देती है ये पैरास्थीसिया का, मतलब वो होता है टिंगलिंग सेंसेशन। या फिर ऐसा लगता है कि हमें कोई सुई चुभा रहा है, पिंस एंड नीडल जैसी फीलिंग आती है हमें ये दवाई लेने से। उसके बाद क्या है, एलर्जी। कौन सी एलर्जी में मना किया था मैंने, सल्फा एलर्जी में नहीं देते। और डी से क्या है, डायरिया हो सकता है। अब ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सारी दवाइयां एक साथ दे देते हैं, पेन किलर भी दे देंगे, साथ में लूप डायरेटिक भी दे देंगे, साथ में बहुत सारी दवाइयां दे देंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा, कभी ना कभी जाके तो वो जो ड्रग है वो आपस में रिएक्ट करेंगी। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ड्रग इंटरैक्शन। तो अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या ड्रग इंटरैक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एनसेड दे रहे हैं किसी भी ड्रग, किसी भी पेशेंट को। एनसेड में भी अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ एस्पिरिन का, अगर किसी भी पेशेंट को मैंने एस्पिरिन दे दी और एक लूप डायरेटिक दे दिया साथ में, तो क्या होगा उस चीज से, प्रोस्टाग्लैंडिन जो थे हमारे, जो लूप डायरेटिक्स लेने से बढ़ रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बल्कि उल्टा हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी किडनी थी, हमारी किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाएगी। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करा रहे थे, वेजोडाइलेशन करा रहे थे ना, गेट बड़ा कर रहे थे ब्लड वेसल का, ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा पाए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एस्पिरिन भी दे दी, लूप डायरेटिक भी दे दिया, तो एस्पिरिन ने रिएक्ट कर दिया, इंटरेक्शन कर लिया ड्रग के साथ, हमारी लूप डायरेटिक के साथ। तो असर क्या हो गया, उल्टा हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गए जो कि बढ़ने चाहिए थे, उससे वेजोडाइलेशन नहीं हुआ, और क्या हुआ, किडनी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिला नहीं, तो उससे क्या हो गया, हमारा किडनी फेलियर। तो क्या हो जाता है, एस्पिरिन का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है बॉडी पे कि वो क्या करती है, अगर हम लूप डायरेटिक साथ में देंगे तो लूप डायरेटिक के एक्शन को भी रोक देगी। तो ये हमारा ड्रग इंटरेक्शन था लूप डायरेटिक्स का एस्पिरिन के साथ। उसके बाद हम लास्ट पढ़ लेते हैं हमारी, बस ये लास्ट है, थियाजाइड के बारे में। थियाजाइड बहुत कॉमन ड्रग है इसलिए। थियाजाइड जो थी वो हमारी क्या कर रही थी, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या था, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था, ये सोडियम और क्लोरीन के जो चैनल थे इनको ब्लॉक कर रही थी। मैंने बताया था ना कि एक लूप डायरेटिक है, एक हमारे थायजाइड है, लूप वाले क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन तीनों को करेंगे। थायजाइड वाले क्या करेंगे, सिर्फ क्लोरीन और सोडियम वाले को ब्लॉक करेंगे, उन चैनलों को ब्लॉक करेंगे। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, एक आ जाती है हमारी थायजाइड वाली, जितनी भी हमारी थायजाइड वाली हैं, और दूसरी एक होती है थायजाइड लाइक ड्रग्स। मतलब कि थायजाइड की तरह है वो ड्रग्स, लेकिन वो थायजाइड नहीं है, उसके जैसा ही मैकेनिज्म है उनका। तो थायजाइड में कौन सी आ जाएंगी हमारी, क्लोर थायाजाइड। दूसरी क्या आ जाएगी,
हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तीसरी क्या होगी? बेंड्रोफ्लूमिथायाजाइड। ये सारी कौन सी हैं? थायाजाइड वाली ड्रग्स हैं। अब जो थायाजाइड लाइक ड्रग्स हैं वो कौन सी होती हैं? CMI से उसको याद रखते हैं। क्लोरथैलीडोन। दूसरी क्या है? मेटालोजोन। और आई से क्या आ जाएगी? इंडेपामाइड। जो हमारी क्लोरथैलीडोन वाली है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। मतलब ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होती है हमारी। और जो ये दोनों होती हैं ये सबसे ज्यादा पोटेंट होती हैं। पोटेंट का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हैं ये नीचे देखिए दो वाली जो है ये दोनों, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और जो ऊपर वाली है ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। जरूरी नहीं है कि कोई दवाई जो है वो बहुत लंबे टाइम तक एक्ट कर रही है इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो उसका एक्शन है। वो उसका एक वो है। हाँ, वो उसकी हाफ लाइफ है, वो उसकी लॉन्गेटिविटी है कि मतलब वो कितना लॉन्गेस्ट एक्ट करती है, कितना शॉर्टेस्ट एक्ट करती है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि किसी भी बंदे को अगर रीनल फेलियर है तो हम उस केस में कौन सी ड्रग दे सकते हैं? तो जो ये हमारी मेटालोजोन है और जो हमारी इंडापामाइड है, ये दोनों हम दे सकते हैं रीनल फेलियर के पेशेंट्स में। ये सेफ है। हमारी जो किडनी है उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ये देने से, ड्रग देने से। उसके बाद इसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स बात कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। यूजेस में क्या है? सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन बीमारी है आजकल। तो हाइपरटेंशन में जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारी ये होती है, थायराइड लाइक ड्रग्स हम दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? हाइपर कैल्सी यूरिया। इसका मतलब क्या है? रीनल स्टोन्स। किडनी में पत्थरी हो जाती है, रीनल स्टोन्स। उस केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? थायजाइड। तीसरा, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स के अंदर भी हम ये दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारी थायराइड होती है, एंटी डायरेटिक एक्शन होता है इनका, तो ये इस पे एक्ट कर सकती हैं, इस पे एक्ट करती हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडिस के पेशेंट्स में भी हम इसको दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, साइड इफेक्ट। तो थायराइड क्या करा रही थी? सबसे पहला होता है इसके अंदर, जो हमारा कैल्शियम होता है थायराइड लेने से वो इसके अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज कैल्शियम अमाउंट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा सोडियम होता है ब्लड में वो कम हो जाएगा। तीसरा, जो हमारा पोटेशियम है ये भी कम हो जाएगा। जो हमारे H+ आयंस हैं ये भी कम हो जाएंगे। तो ये इसके सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब क्या चीज याद रखनी है? मतलब मेन जो है कि सोडियम, पोटेशियम
और जो हमारा H+ है, ये तीनों क्या तो होंगे कम, एक ही चीज बढ़ेगी, कैल्शियम। बस ये इसका साइड इफेक्ट है। कंप्लीट हो गया ये बस। समझ में आ गया।